सभी को सुप्रभात। आज के इस वीडियो में मैं कैलाश भमरे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे समाचार लेखन, पत्रकारिता और संपादकीय लेखन और अन्य प्रकार के आलेख। बात करते हैं पत्रकारीय लेखन की। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों से जब काम करते हैं और उसके माध्यम से जो पत्रकार कार्य करते हैं वो अपने पाठकों को, दर्शकों को, श्रोताओं को जो सूचनाएं पहुंचाते हैं उसके लिए उनको विभिन्न सोपानों से गुजरना होता है। लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल वहाँ होता है और इसी को पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। यानी प्रिंट मीडिया में कार्य करते हुए या अखबार या समाचारों में कार्य करते हुए, समाचार संगठनों में कार्य करते हुए लेखन के जो अलग अलग रूप होते हैं उन्हीं को पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। जैसे समाचार है, संपादकीय है, फीचर है, स्तंभ है, टिप्पणी है, विचारपरक लेख है, ये पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत आता है। तो पत्रकार यानी जो प्रिंट मीडिया में इस पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत कार्य करते हैं उनको पत्रकार कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला पूर्णकालिक पत्रकार, दूसरा अंशकालिक पत्रकार और तीसरा होता है पूर्णकालिक पत्रकार, तीसरा होता है फ्रीलांसर पत्रकार या स्वतंत्र पत्रकार। तो पूर्णकालिक पत्रकार किसी एक ही संगठन से जुड़े होते हैं। एक तरह से वेतनभोगी कर्मचारी वो होते हैं, उनको नियमित वेतन मिलता है। एक तरह से किसी समाचार संगठन की वो नौकरी करते हैं। दूसरे होते हैं अंशकालीन पत्रकार, जो किसी भी समाचार संगठन के लिए थोड़े समय के लिए कार्य करते हैं और जितना समय वो कार्य करते हैं उनके काम करने के उस मात्रा पर उनको मानदेय दिया जाता है, एक निश्चित होता है। तीसरा प्रकार होता है फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। इनका संबंध किसी खास अखबार या विशिष्ट रूप से किसी समाचार समूह से जुड़ा नहीं होता है उनका नाम, ना ही वो उससे संलग्न होते हैं। वो स्वतंत्र होते हैं कि उनकी रचनाएं, उनका लेखन कहीं भी वो छापने के लिए बेच सकते हैं और जहां वो स्वीकार हो जाता है या जिस संगठन के लिए वो जितने समय के लिए वो लिखते रहेंगे या अपनी रचनाएं वो जिस समाचार संगठन में, समाचार पत्र में उनकी रचनाएं छपेगी उसके अनुसार उनको भी मानदेय मिलता है। तीसरा है, देखिए अब आगे बात करते हैं कि पत्रकारीय लेखन में ध्यान रखने की बातें। सबसे पहले तो लेखन शैली, भाषा और गूढ़ से गूढ़ विषय की प्रस्तुति सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए। रोचक भाषा का, सहज भाषा का प्रयोग हो, भाषा ऐसी हो जो सबकी समझ में आए आसानी से। अलंकारिक और संस्कृत निष्ठ भाषा अर्थात अलंकारपूर्ण भाषा जिसके अलग अलग प्रकार के अर्थ निकलते हो, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सीधी, सरल, साफ सुथरी, प्रभावी भाषा का इस्तेमाल हो। प्रभावी का मतलब कठिन भाषा नहीं है। अगर वो कठिन हो जाएगी तो पाठक उससे जुड़ना पसंद नहीं करेंगे, नहीं जुड़ पाएंगे। वाक्य छोटे और सहज हो, जटिल और लंबे लंबे वाक्य का प्रयोग उसमें ना हो और भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैर जरूरी विशेषण, दोहराव या ऐसी कोई शब्दावली जो आम लोग जानते नहीं है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। बात करते हैं समाचार की। तो समाचार का मतलब क्या है? समाचार यानी पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप, जिसको हम आम तौर पर समझते हैं। यानी आम तौर पर अखबार मतलब समाचार, ये हमारी धारणा होती है। तो सबसे पहला रूप जो पत्रकारीय लेखन का हमारे सामने आता है वो समाचार होता है। और समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, उनको संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है, अधिक से अधिक लोगों तक उनका प्रभाव पड़ता है। समाचार के कुछ तत्व हैं जैसे नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियाँ। इनको एक एक क्रम से हम विस्तार से देखते हैं। नवीनता, किसी भी घटना या विचार या समस्या के आधार पर समाचार बनने के लिए जरूरी हो जाता है कि समाचार का मतलब कोई नई घटना, ऐसी घटना जो अब तक लोगों को मालूम नहीं है,
समाचार उसी को हम कह सकते हैं जो ताज़ा या नई घटना की जानकारी देता है, जो पहले से लोगों को मालूम है, उसको बताने में किसी प्रकार की कोई बुद्धिमानी नहीं है और ना ही उस समाचार पत्र के साथ लोग जुड़ पाएंगे जो पुरानी खबरें दे रहा है। यानी जो ऐसी खबरें जो लोग जो उससे परिचित है वही फिर से उसमें आती है तो वो समाचार नहीं कहलाएगा। फिर दूसरा एक तत्व है निकटता। घटना और उसके कवरेज क्षेत्र और पाठक दर्शक वो श्रोता के समूह के, यानी जब वहाँ जो जहाँ रहता है वो जिस समूह में कार्य करता है उस समूह के नज़दीक वो होना चाहिए, तब वो दिलचस्पी के साथ उसको पढ़ता है। कितने लोग इसके प्रभावित हो रहे हैं और कितने बड़े भूभाग पर इसका असर होता है, इसका भी विचार करना आवश्यक होता है। जनरुचि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। लोगों की उस खबर में कितनी दिलचस्पी है, उसके बारे में वो जानना चाहते हैं या नहीं। और जब पाठक और दर्शक इनका एक बड़ा समूह इसको जानना चाहता है, जानने में रुचि रखता है, तो वो एक सफल समाचार पत्र हो सकता है। फिर टकराव और संघर्ष को भी समाचारों में स्थान मिलना चाहिए। जो राजनीतिक दल होते हैं उनके बीच में जो राजनीतिक संघर्ष होता है उसको जानने के लिए लोगों में दिलचस्पी होती है, उसको भी स्थान समाचार पत्रों में दिया जाना चाहिए। अगला तत्व आता है, देखिए, महत्वपूर्ण लोग। यानी जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र में जो लोग हैं उनका भी जिक्र उसमें होना चाहिए। लोगों को उनके बारे में जानने की भी जिज्ञासा होती है। आम पाठक दर्शक श्रोताओं में एक स्वाभाविक इच्छा होती है उनके क्षेत्र के मशहूर लोग, आसपास के जाने माने लोग, अलग अलग क्षेत्र के हस्तियाँ, उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, उनको स्थान समाचारों में मिलना चाहिए। उपयोगी जानकारियाँ, जिस समाज विशेष में वो समाचार पत्र वितरित हो रहा है उस समाज विशेष के लिए वहाँ की उपयोगी जानकारियाँ, जैसे आज बिजली कटौती अगर हो रही है तो उसकी जानकारी, किसी ट्रेन रूट के परिवर्तन की जानकारी या और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। फिर अनोखापन, जो कुछ स्वाभाविक नहीं है, किसी रूप से असाधारण है, ऐसी अजब गजब दुनिया की कुछ खबरों में भी पाठकों का जो है इंटरेस्ट होता है, उनको रुचि होती है, तो उन खबरों को भी समाचारों में स्थान मिलना चाहिए। समाचार, हर संगठन का एक खास पाठक वर्ग होता है, तो पाठक वर्ग को भी समाचार लिखते हुए ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी रुचि, उसकी ज़रूरत, वो किस बात को अच्छी तरह से समझता है, जानना चाहता है, उनकी उस रुचि का ध्यान रखकर समाचारों को तैयार करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि सफलता जो है अच्छी तरह से उस संगठन को मिल सकती है। नीतिगत ढांचा भी इसमें कार्य करता है, यानी हर समाचार संगठन की जो संस्था होती है उसकी एक नीति होती है, नियम होते हैं, एक विचारधारा होती है और इसी विचारधारा के अनुसार जो है उनका कार्य चलता है। समाचारों के चयन से लेकर प्रस्तुति तक एक अलग नीति होती है, उसको संपादकीय नीति भी कहा जाता है। उसके अनुसार समाचारों का चयन होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी विचारधारा, जिस विचारधारा, जैसे मेरा एक कोई समाचार पत्र संगठन है, मैं उसका संपादक हूँ, और जो हमारे संगठन की विचारधारा है उसके खिलाफ जाने वाली कोई समाचार है या उसके विरोध में कोई समाचार है तो उसको हम उतनी अहमियत नहीं देंगे। हम कहीं उसको दूसरे तीसरे चौथे पन्ने पर छोटी सी खबर देकर उसको समेट लेंगे, लेकिन ऐसी कोई घटना जो हमारी विचारधारा को पुष्ट करने वाली है, हम जैसा कहते आए उसी तरह से जब हो रहा है तो उसको अहमियत देते हैं और फर्स्ट पेज पर और फ्रंट पेज पर कहीं ना कहीं एक बड़े बड़े अक्षरों में उसकी खबर बनती है। तो ये हर समाचार के नीतिगत विचारों के अनुसार निश्चित होता है कि कौन सी खबर को कहाँ स्थान देना है, किसको कितना महत्व दिया जाए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें वो सभी के लिए निश्चित ही महत्व रखती हैं, तो उनके लिए तो सभी समाचार संगठन एक तरह से तय करती है कि वो लगभग अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खबरें जो है, महत्वपूर्ण खबरें, वो पहले पेज पर ही देने की कोशिश की जाती है। संपादन, समाचार संगठनों में द्वारपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और ये द्वारपाल कौन कौन होते हैं? ये सबसे पहले तो संपादक, उसके बाद सहायक संपादक, समाचार संपादक, मुख्य संपादक, उप संपादक या और कोई लेखन का कोई क्षेत्र है तो उससे जुड़े हुए भी संपादक नाम उसके साथ जोड़कर उनकी जो जिम्मेदारियां है वो निर्धारित कर दी जाती है। संवाददाता और अन्य स्रोतों से प्राप्त समाचारों का चयन करना, उनकी प्रस्तुति करना, छपने योग्य बनाना, इन्हीं सब द्वारपालों की जिम्मेदारी होती है। टीवी संगठन में जब समाचार संकलन होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी रिपोर्टिंग टीम की होती है।
फिर वो रिपोर्टिंग टीम ही उसको संपादित करके, यानी एक तरह से प्रिंट मीडिया में जहाँ वो संपादकीय टीम होती है, तो टीवी या और अन्य जो दृश्य श्रव्य माध्यम है उनमें रिपोर्टिंग टीम कहलाती है वो उन्हें संपादित करती है और लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी फिर वहाँ भी संपादकीय टीम अलग से एक होती है, उनकी होती है। संपादन का अर्थ मतलब संपादन क्या है कि किसी भी सामग्री को उसकी अशुद्धियों को दूर करके पठनीय बनाना, छपने योग्य बनाना। एक संपादक या उपसंपादक जब रिपोर्टर से कोई खबर में उसको मिलती है तो उसको पहले पढ़ता है, उसकी भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी, इन सभी बातों को देखता है, अशुद्धियों को दूर करता है और फिर खबर के महत्व के अनुसार उस खबर में काट छाँट करता है या बढ़ाता है, या अगर महत्वपूर्ण है तो पूरी खबर भी उसी रूप में स्वीकार की जाती है और फिर वो तय करता है कि उसको कहाँ स्थान मिलेगा, किस पेज पर उसको स्थान दिया जा सकता है। उस तरह से निर्धारित करके उसको वहाँ वो स्थान देता है। संपादन के सिद्धांत, यानी खबरों को संपादित करते हुए कुछ सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक होता है। तो ये कौन कौन से सिद्धांत हैं ये हम देखेंगे। तो ये सिद्धांत है तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, उसके बाद निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत। अब तथ्यों की शुद्धता की जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल सटीक और सही होने चाहिए। देखिए, समाचारों में तथ्य के साथ कोई समझौता नहीं होता। थोड़ी मरोड़ी बात, कल्पनाशील बात समाचारों में बिल्कुल स्वीकार नहीं होती। तो तथ्यों की शुद्धता, बिल्कुल आप ये पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे तो आराम से उसके बारे में जानकारी लिख। तथ्य यानी क्या? बिल्कुल सही जानकारी, उसके साथ कभी कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता समाचारों में। अगर वो तथ्यों की शुद्धता है तो स्वीकार होगा, नहीं तो उस खबर को छापने से मना कर दिया जाएगा। फिर वस्तुपरकता, एक पत्रकार समाचार के लिए तथ्यों का संकलन और उसे प्रस्तुत करते हुए अपने आकलन को अपनी धारणाओं या विचारों से प्रभावित नहीं होने देता, यानी वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। खबर छपती है तो खबर जिस रूप में वो बन रही है उसी रूप में, यानी जिस रूप में घट रही है उसी रूप में वो प्रस्तुत होनी चाहिए। अपने विचारों का प्रभाव, यानी अगर कोई संवाददाता किसी भी विचारधारा को मानता है तो उस विचारधारा के अनुसार वो खबर नहीं बन सकती। वो खबर जिस तरह से है, जिसमें वो तथ्य है, उसी के अनुसार वस्तुनिष्ठ यानी तटस्थ रूप से हमारा व्यक्तिगत प्रभाव, व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत दृष्टि, व्यक्तिगत कल्पना उसमें कभी झलकनी नहीं चाहिए। निष्पक्षता होनी चाहिए, बिना किसी का पक्ष लिए सच्चाई सामने लाना होता है। संतुलन, सभी पक्षों की बात समाचारों में अपने अपने समाचारीय वजन के अनुसार स्थान पाती है, यानी समाज के हर तबके से, हर पार्टी से, हर दल से जो इकाइयाँ हैं समाज की या राजनीतिक दलों की या और अन्य स्तर जो भी हैं, सभी स्तरों को वहाँ स्थान मिलना चाहिए। स्रोत, हर समाचार में शामिल की गई सूचना और जानकारी का कोई स्रोत होता है, यानी किसी भी दैनिक समाचार में जो न्यूज़ आप देखते हैं वो कहाँ से आई, किससे प्राप्त हुई, इसका एक ब्यौरा होता है। जैसे PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भाषा, या UNI, यूनिवार्ता जैसी समाचार एजेंसियां हैं, वो स्वयं अपने ही संवाददाता और रिपोर्टरों का तंत्र समाचारों का स्रोत होता है। यानी अगर PTI से आया तो PTI से मिलता है, यानी जैसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल की कुछ खबरें मिलती है तो वो PTI से प्राप्त होती है। फिर स्थानीय जो संवाददाता होते हैं या रिपोर्टर होते हैं, पत्रकार होते हैं, वो जब देते हैं तो वो स्थानीय पत्रकार, प्रतिनिधि, है ना, या अगर बड़ी खबर है तो उसका नाम भी वहाँ दिया जाता है शुरू में। पत्रकारों को भी अपने समाचार स्रोत होते हैं और स्रोत से वो समाचार की पुष्टि होती है। समाचार लिखने की पद्धति पर अब हम विचार करेंगे। अब समाचारों में कोई भी घटना, समस्या या विचार के सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है तथ्य, तथ्यपरकता होनी चाहिए। फिर उस तथ्य को पैराग्राफ में लिखा जाता है, उसके बाद के पैराग्राफ में फिर उससे कम महत्वपूर्ण घटना। देखिए, यहाँ ये ऑलरेडी हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि समाचार लिखने की जो शैली होती है वो उल्टा पिरामिड शैली होती है। उल्टा पिरामिड मतलब क्या? सबसे पहले महत्वपूर्ण, फिर उससे कम महत्वपूर्ण और उसके बाद फिर अन्य बात अगर आवश्यक होता है, क्योंकि समाचार पत्रों में जो जगह होती है, स्पेस होती है, उसकी बहुत कीमत होती है। तो किस समाचार को कितनी अहमियत दी जाए, उसको कितना विस्तार किया जाए, ये निर्धारित करना संपादकीय टीम की बात होती है। लेकिन
ये तीनों चीज़ें उसमें होती है, इंट्रो, बॉडी और मुखड़ा। ठीक है। जैसे कहानी लेखन की शैली अलग होती है, कहानी में पहले विस्तार होता है और फिर अंत में कंक्लूजन होता है, या उसका एक क्लाइमेक्स उसको हम कहते हुए होता है। समाचार लेखन में उल्टी बात होती है। समाचार लेखन में जो है वो सबसे पहले इंट्रो आता है यानी मुखड़ा, फिर होता है बॉडी और फिर होता है समापन। कहानी शैली बिल्कुल इसकी उल्टी होती है, ध्यान रखिएगा। यानी एक तरह से जो विस्तार, समापन का एक विस्तार जो एक समाचारों में होता है, वो वहाँ पर कहानियों में इधर उधर की सभी बातें बनाते हुए कहानी आरंभ होती है और अंत में कहानी के सर्वश्रेष्ठ और क्लाइमेक्स रूप या चरम उत्कर्ष का रूप जो होता है वो वहाँ मिलता है। यानी अंततः निष्कर्ष एक तरह से निकलता है, कंक्लूजन निकलता है। समाचारों में कंक्लूजन सबसे पहले होता है, क्या हुआ। ककार आप लोगों को मैंने बताया है कि 6 ककार होते हैं और उनके अनुसार समाचार लिखने में जो है महत्व दिया जाता है कि सबसे पहले 6 ककार के अनुसार समाचार लिखते हुए सबसे पहले कोशिश की जाती है कि सबसे पहले जवाब दिया जाए क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। तो सबसे पहले क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, ये 6 ककार समाचार लेखन के होते हैं। इनको पक्का ध्यान में रखना है। क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे और क्यों। सबसे पहले जवाब दिया जाता है क्या हुआ, फिर और लिखने की गुंजाइश है तो कौन था, कौन कौन थे वो लिखा जाए, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे, क्यों। ज़रूरत के अनुसार फिर खबर को विस्तार देते हुए इन सभी चीज़ों को जो है स्थान दिया जाए। जैसे इंट्रो या मुखड़ा, पहले पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर क्या, कौन, कब, कहाँ, इन ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। सबसे पहले तो क्या, फिर और बड़ी खबर बनानी है तो कौन का जवाब दिया जाता है, फिर कब और कहाँ, कैसे और क्यों को ज़रूरत पड़ने से विस्तार में शामिल किया जाता है, अन्यथा नहीं भी शामिल किया जाता। बॉडी में कैसे और क्यों ककार का जवाब होता है। पहले 4 ककार सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं और बाकी के 2 ककार विवरण और व्याख्या और विश्लेषण पर जोर देने वाले होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर खबर में ये मिले। अगर छोटी सी खबर है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो 1-2 ककार में भी उसकी बातें जो है ख़त्म हो सकती हैं। ठीक है, फिर से याद रखेंगे इस बात को, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। ये इसी क्रम में आपको याद रखना है क्योंकि इसी क्रम में खबर लिखी जाती है। सबसे पहले बताया जाता है क्या हुआ, फिर कौन उसमें संलग्न थे, कहाँ हुआ, कब, क्यों और कैसे। इसी क्रम में आपको याद रखना है, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, क्योंकि यही समाचार लेखन का क्रम होता है। अब प्रिंट मीडिया के लिए कुछ बातें हैं जो ध्यान रखना होता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है वो। जैसे व्याकरण, वर्तनी और भाषा शैली का प्रयोग ध्यान रखना ज़रूरी है, प्रचलित भाषा का प्रयोग होना चाहिए। समय सीमा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। समय सीमा यानी कि किसी खबर को छपने के लिए भेजने की जो अंतिम समय सीमा होती है उसको डेडलाइन कहते हैं। डेडलाइन कहा जाता है उसको। किसी भी खबर को, जैसे कोई भी कार्य करने के लिए डेडलाइन होती है, वैसे समाचार के क्षेत्र में किसी समाचार को छपने के लिए भेजना, उसकी जो अंतिम समय सीमा तय होती है उसको कहते हैं डेडलाइन। फिर मिली हुई जगह, उस खबर के लिए कितनी जगह है, उसके अनुशासन में उस खबर को निर्धारित किया जाता है। लेखन और प्रकाशन के बीच गलती और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी होता है। लिखने वाले की गलतियाँ हो सकती है, लेकिन प्रकाशन करते समय, टाइप करते समय उसको हटाना पड़ता है। प्रभावशील भाषा होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ये समाचार पत्र दिख रहा होगा आपको, वो एक नमूने के तौर पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की ये शैलियाँ जो हैं इसमें होती है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण आलेख संपादक में होता है, समाचारों में होता है। देखिए ये संपादकीय आलेख, और ये जो संपादकीय आलेख होता है ये संपादकीय पृष्ठ पर होता है, जिसको एडिटोरियल पेज कह सकते हैं।
एडिटोरियल पेज सभी समाचारों में होता है, चाहे वो किसी भी भाषा का समाचार पत्र हो। और उस पर क्या होता है, इस पर समाचार के साथ साथ फीचर होता है, संपादकीय आलेख होता है, फोटो कोना होता है, कार्टून पत्रकारिता होती है, और ये इसी पृष्ठ पर होता है। यानी एक विचारात्मक सामग्री इसमें होती है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप अगर एडिटोरियल पेज पढ़ते हो हर दिन, तो आपकी भाषा इतनी परिष्कृत हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी, बहुत बड़ा अधिकार आपका भाषा पर हो जाएगा, शब्द भंडार आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि बहुत से अलग अलग विद्वानों के द्वारा इस पेज पर जो लिखे हुए लेख होते हैं वो बहुत गहन अध्ययनशील लोग होते हैं, और उनकी भाषा बहुत ही सुंदर सहज होती है। इसका मतलब ये नहीं कि कठिन होती है, लेकिन सहज शैली में वो लिखते हैं, उसको पढ़ना चाहिए। अखबार में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाला संपादकीय आलेख जो होता है उसको अग्रलेख कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस संपादकीय लेखन को जो है ये किसी एक व्यक्ति का लिखा हुआ नहीं माना जाता। भले एक व्यक्ति लिखता है, लेकिन वो उस समाचार पत्र की आवाज़ मानी जाती है, और कोई भी जिम्मेदारी उस लेख के संदर्भ में है तो वो केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाचार संगठन की होती है। और इसलिए संपादकीय बहुत ही जिम्मेदारी के साथ लिखना होता है, पूरा संगठन उसके लिए जिम्मेदार होता है। मान लीजिए भास्कर इस समाचार पत्र में, दैनिक भास्कर में कोई संपादकीय अग्रलेख है, तो मान लीजिए दिल्ली के किसी संपादक ने उसको लिखा है, मुख्य संपादक ने, प्रधान संपादक ने, लेकिन वो जब चारों ओर लिखा जाएगा तो उस संगठन की यानी दैनिक भास्कर की आवाज़ वो मानी जाएगी, ना कि किसी एक व्यक्ति की। इसलिए उसके साथ कभी लेखक का नाम नहीं होता है। फिर वहाँ पर कुछ और विचारपरक लेखन होते हैं, आलेख होके, उनके साथ लेखकों के नाम होते हैं। ये संपादकीय पृष्ठ जो होता है किसी भी समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। ठीक है, ये उसकी आवाज़ मानी जाती है। अब ये संपादकीय में संपादक क्या करता है कि किसी भी जो समसामयिक घटना है उस पर लिखते हैं, उस पर वो आलेख लिखा जाता है, और उस पर लिखा हुआ ये आलेख उस घटित घटना का विश्लेषण करता है, उस समस्या को प्रस्तुत करते हैं और अपनी राय प्रकट करते हैं, और उसका फिर आगे चलकर भविष्य में क्या परिणाम हो सकता है, उससे और क्या संभावनाएं बन सकती है, या क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, सरकार को किस और ध्यान आकर्षित करना चाहिए, इन सभी बातों पर वो टिप्पणी इस संपादकीय आलेख में संपादक करता है। आमतौर पर जो संपादक होता है वो संपादकीय लिखता है, लेकिन एक व्यक्ति का लेख वो नहीं माना जाता। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, ये किसी व्यक्ति विशेष के विचार नहीं माने जाते, और इसके लिए उसके साथ किसी भी लिखने वाले का नाम छापा नहीं जाता है। दूसरी बात, संपादकीय आलेख में कोई फ्रीलांसर वगैरह नहीं लिख सकता। जो पूर्णकालिक पत्रकार है, जो संपादक के रूप में वहाँ नौकरी कर रहा है, वही लिख सकता है। हाँ, दूसरे जो विचारपरक आलेख होते हैं उसमें कोई भी व्यक्ति अपना लेख दे सकता है, फ्रीलांसर भी उसमें आ सकते हैं, उनके भी लेख वहाँ आ सकते हैं। हिंदी के अखबारों की बात करें तो कुछ में 3, कुछ में 2 और कुछ में केवल 1 संपादकीय प्रकाशित होता है। तो आमतौर पर एक तो हर समाचार का हिस्सा होता ही, हर समाचार पत्र में कम से कम 1 संपादकीय प्रकाशित होता ही है। देखिए, एक संपादकीय है मेरे सामने, आप लेफ्ट साइड में जो बाएं हाथ को देखेंगे तो मध्यांतर बुलेटिन, मरुधर बुलेटिन नाम का ये जो न्यूज़पेपर है, इसमें ये संपादकीय आलेख है। देखो, विपक्ष न तब था न अब है, यानी भारतीय राजनीति पर टिप्पणी करने वाला ये संपादकीय आलेख है। इसके साथ देखिए किसी भी लेखक का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये संपादकीय आलेख है। लेकिन दूसरी ओर देखिए, दूसरी ओर ये जो आलेख हैं, टीके से डर क्यों, ये विचारपरक आलेख है, तो इसमें लेखक का नाम है, देखिए, उमेश राज शेखावत, इनका ये आलेख है, यानी लेखक का नाम इसमें है। तो ये सबसे बड़ा अंतर होता है। देखिए, विचारपरक लेख में कोई भी, चाहे उस संगठन से जुड़ा हुआ पत्रकार हो, ना हो, अंशकालिक हो, पूर्णकालिक हो, फ्रीलांसर हो, उसका आलेख विचारपरक में यहाँ पर संपादकीय के पेज पर आ सकता है। जैसे ये आया है, देखिए, टिक्के से डर क्यों। कभी कभी अतिथि भी
या बड़े बड़े विद्वानों से भी लेख मांगते हैं समाचार पत्र वाले, वो भी यहाँ छापे जाते हैं। लेकिन ये संपादकीय नाम जहाँ पर दिया है, देखो बाएं हाथ में जो दिया है, विपक्ष न तब था न अब है, इस हेडिंग से या इस शीर्षक से ये जो संपादकीय अग्रलेख छपा हुआ है, ये समाचार पत्र की आवाज़ है, संगठन की आवाज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक दूसरा है उदाहरण, देखो यहाँ भी दाईं तरफ देखो, वैश्विक कूटनीति में भारत के लिए अच्छी खबर, ये संपादकीय है। और दूसरी ओर योगेश कुमार का लिखा हुआ लेख है जिसका शीर्षक है रैगिंग, छात्रों का भविष्य, लीलता हुआ दानव। यानी अब यहाँ पर राइट साइड में जो लेख है विचारपरक लेख है, वो किसी एक व्यक्ति का लेख है, उसमें उसका नाम लेखक का दिया हुआ है। लेकिन बाईं तरफ जो आलेख है, अग्रलेख है, उसमें किसी भी लेखक का नाम नहीं, मतलब वो संपादकीय उस समाचार पत्र की ओर आए है। उसमें इस वैश्विक कूटनीति के संदर्भ में जो कुछ आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि बन रही है और उसमें भारत किस तरह से कदम उठा रहा है, इस पर बहुत ही तार्किक विश्लेषण किया गया होता है। बहुत अध्ययनशील आलेख संपादकीय में होता है। मैं बार बार आपको कहता हूँ, अभी फिर एक बार कहता हूँ कि अगर आपको समसामयिक घटनाओं की जानकारी रखनी है, भाषा पर अधिकार कायम करना है, चाहे भाषा कोई भी हो, आपको संपादकीय पढ़ना चाहिए। पहला तो आपका भाषा पर अधिकार होगा और दूसरा समसामयिक घटनाओं की पूरी तरह से आमूलचूल जानकारी आपको होगी। अच्छी बुरी उसके जो क्या प्रभाव हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, उसका भविष्य क्या हो सकता है, ये अच्छी तरह से आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार ये संपादकीय आलेख बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये, प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ। अच्छी तरह से इसको समझें और तैयारी करें।